हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज जो हम लेक्चर सीरीज जो हमने शुरू की थी तो उसी को आगे जो है वो बढ़ाते हैं। और आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारा एक्सचेंज रेट के ऊपर होने वाला है। लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था वो एक्सचेंज रेट के ऊपर ही था। और उसमें हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया था कि एक्सचेंज रेट कितने टाइप्स के होते हैं। पहला हमने देखा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। सेकंड हमने देखा था फ्लोटिंग, जिसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। और लास्ट हमने देखा था मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्लियर ऑन दिस? और हमने एग्जांपल्स भी देखी थी कि कौन सा देश जो है वो किस एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है। आज उसी क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए जो है वो नई चीज़ों को जानते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि बेसिकली डीवैल्यूएशन क्या होती है और इसके जस्ट ऑपोजिट होता है रीवैल्यूएशन। करेंसी का रीवैल्यू करना, करेंसी का डीवैल्यू करना, ये बेसिकली क्या होता है, ठीक है। करेंसी की डेप्रिसिएशन क्या होती है, करेंसी की एप्रिसिएशन क्या होती है, इन चार चीज़ों को समझेंगे। क्लियर ऑन दिस? उसके बाद ये देखेंगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है। उसके बाद जो कंसेप्ट आया नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। उसके बाद जो कंसेप्ट आया रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है। और उसके बाद जो होगा लास्ट में देखेंगे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होता है। इन सब चीज़ों को देखेंगे। प्लस एक चीज़ और, आज की इस क्लास में हमारे द्वारा जो है वो दो एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया जाएगा जो कि पीवाईक्यू में यूपीएससी ने पूछे हैं। प्लस एक मेंस का आंसर मैं आपको भी बताऊंगा जो यूपीएससी के द्वारा जो है वो पूछा गया। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आज हमने जाननी है वो ये देखनी है कि सर रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या होती हैं और बेसिकली इनका मकसद जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, और सबसे पहले जो है वो ये समझते हैं कि सर डीवैल्यूएशन क्या होता है। इसी के साथ लगता जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब एक चीज देखिए, मान लो आज हमारी करेंसी जो है वो कितनी है, 85 रुपीज अगर हम पे करते हैं तो उसके बदले में आज हमें कितने पैसे मिलते हैं, $1 अगर हमें मिलते हैं। ये कितना है, आज का चल रहा है। और आज डेट क्या है, 11 दिसंबर 2023। क्लियर ऑन दिस? मान लो इसके 10 दिन बाद की डेट है, 21 दिसंबर 2023। अब इस तारीख को क्या होता है कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू हो जाती है 95 इज इक्वल्स टू $1। यानी कि हुआ क्या, पहले हमें 85 रुपीज पे करने पड़ते थे कितने पैसे लेने के लिए, $1 लेने के लिए। अब हमें कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं, 95 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। कितने पैसे, सेम, $1 लेने के लिए अब हमें 95 रुपीज पे करने पड़े, उससे पहले हमें 85 पे करने पड़े थे। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि एक करेंसी जो है उसके कंपैरिजन में जो दूसरी करेंसी है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई। और इसी कम होने को जो है, इसी वैल्यू के कम होने को जो है डी वैल्यू या डेप्रिसिएशन नाम दे दिया जाता है उसके रीजन के बदौलत, कि उसका रीजन क्या था कम होने का। और उसी रीजन के चलते जो है उसका नाम डी वैल्यू कर दिया जाएगा या डेप्रिसिएशन कर दिया जाएगा। अभी होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेप्रिसिएशन या डी वैल्यू होना करेंसी का होता क्या है बेसिकली। अब इस चीज को समझिए, यदि आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, इन केस ऑफ इंडिया, और फॉरेन वाले देशों में यदि वहां के सेंट्रल बैंक के द्वारा या वहां की सरकार के द्वारा करेंसी को खुद ब खुद ही जो है वो नीचे गिराया जा रहा है, यानी करेंसी को जो क्या किया जा रहा है, डी वैल्यू किया जा रहा है, इस प्रोसेस को, या नीचे गिराया जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी वैल्यूएशन। डी वैल्यूएशन। और अगर मान लो मार्केट फोर्सेस के चलते, और कौन सी मार्केट फोर्सेस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का दूसरा नाम डिमांड और इसका दूसरा नाम सप्लाई। इसको डिमांड का नाम क्यों दिया, इंपोर्ट मतलब मंगवाना बाहर से कुछ, तो आप पे करके मंगवा रहे हो तो वो डिमांड के रूप में होगा। और एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना यानी कि सप्लाई। तो इस वजह से
यदि एक्सचेंज रेट में चेंज देखने को मिले और वो चेंज जो है वो ऐसे हो कि हमारा एक्सचेंज रेट 85 से 95 पे चला गया, कहाँ से कहाँ चला गया, 85 से 95 पे चला गया, तो हमारी करेंसी जो नीचे आई है, और उसका जो कारण है वो डिमांड और सप्लाई, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के चलते अगर ऐसा हो, ठीक है, तो उस चीज के चलते जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो इसको डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का नाम जो है वो दे दिया जाएगा। अब अगर यही चीज जो है वो कौन करे, अब अगर यही चीज जो है ये आरबीआई या उस देश की सरकार के द्वारा किया जाए तो इसको बोलते हैं डी वैल्यू। डी वैल्यू और डेप्रिसिएशन, इन दोनों के बीच का रीजन समझ आया? मीनिंग दोनों का एक ही है, बस एक चीज का फर्क है और वो क्या चीज है? वो चीज है इनका रीजन क्या है। इसका रीजन कौन सी फोर्सेस है? मार्केट फोर्सेस। और इसका रीजन क्या है? गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। क्लियर ऑन दिस? अब यूएसए एक लिस्ट जो है वो बनाता है और वो जो है वो फिर रिलीज की जाती है यूएस के द्वारा, उसको बोलते हैं करेंसी वॉच लिस्ट। करेंसी वॉच लिस्ट। और इस करेंसी वॉच लिस्ट में हमेशा जो है चाइना के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं। एलिगेशन क्या लगाए जाते हैं? एलिगेशन ये लगाए जाते हैं कि चाइना अपनी करेंसी को क्या कर रहा है? डी वैल्यू कर रहा है, यानी कि चाइनीज का जो सेंट्रल बैंक है या चाइनीज सरकार है वो अपनी करेंसी को जो है वो और ज्यादा गिराती जा रही है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर करेंसी को क्यों गिरा रहे हैं वो, इस चीज का क्या फायदा बना? इस चीज का सिंपल सा ये फायदा बनेगा कि मान लो आप जो है वो यूएस में रहते हो, ठीक है, आज आपको कोई चीज मान लो चाइना से मंगवानी है तो आपको लगभग जो है वो कितने डॉलर्स पे करने पड़ते हैं? $10 पे करने पड़ते हैं। क्लियर ऑन दिस? कितने पैसे पे करने पड़े? $10। और मान लो कल जो है उन्होंने अपनी करेंसी को क्या कर दिया? डीवैल्यू कर दिया। अब आपको जो है वो सेम चीज परचेज करने के लिए सिर्फ कितने पैसे खर्च करने हैं? $5। अब इस चीज के चलते होगा क्या? पहले आप सिर्फ एक मंगाते थे, अब आप हो सकता है 3-4 मंगवा लो, ठीक है, हो सकता है आप अपनी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज कर दो। आपने देखा होगा कि अगर कोई सेल लगी हो या फिर कोई ऑफर चल रहा हो और वो ऑफर जो है वो कुछ समय के लिए ही हो, तो हमारी जो परचेजिंग की कैपेसिटी है हम उसको इंक्रीज कर लेते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में ऐसा ऑफर ना आए। तो इस चीज के चलते चाइना के द्वारा अपनी करेंसी को खुद ब खुद ही क्या किया जा रहा है? डी वैल्यू किया जा रहा है। और डी वैल्यू करने के बाद होता क्या है कि अगर मैं एक यूएस का सिटीजन हूं, मुझे चाइनीज करेंसी जो है वो कम दाम पे अच्छी चीजें वहां पे मिल रही हैं। जो चीज के लिए पहले मैं ₹10 पे किया करता था, आज उसी चीज के लिए मुझे ₹5 पे करने हैं। अब मैं ये सोचूंगा कि हो सकता है आने वाले समय में जो है वो करेंसी इतनी नीचे ना गिरे, तो इसी वजह से अगर चाइना से मैंने कोई चीज मंगवानी है वो मैं आज ही मंगवा लेता हूँ। और अगर मैं मंगवाऊंगा तो फिर चाइना का जो है वो क्या इंक्रीज हो जाएगा? एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? एक्सपोर्ट। और हमने जो है इन द वेरी फर्स्ट क्लास हमने एक चीज देखा था कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी इज इक्वल्स टू C+I+G +X-M। ठीक है, करेंसी डी वैल्यू करने के बाद चाइना का क्या इंक्रीज हो गया? एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। और एक्सपोर्ट इंक्रीज होने का मीनिंग क्या हुआ कि चाइनीज करेंसी में इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, एक्स की। और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल जीडीपी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखें तो जीडीपी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्लियर ऑन दिस? और पहली क्लास में मैंने एक चीज बोली थी कि चाइनीज इकोनॉमी इज एन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, यानी कि वो एक्सपोर्ट के दम पे जो है वो अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। अब एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी की बेसिक एग्जांपल और उसके पीछे कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है ये आपको समझ आ गया। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर यूएस जो है ये करेंसी वॉच लिस्ट क्यों निकालता है, और करेंसी अगर मान लो कोई डी वैल्यू कर रहा है इसको गलत क्यों समझा जा रहा है? इसको सिंपल सा आंसर इसका ये है कि इकोनॉमिक्स में जो है, ठीक है, आपको पता होगा कि 3 तरीके की इकोनॉमीज होती है। पहली इकोनॉमी जो होती है उसको बोलते हैं कि ये क्या है? सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जिसमें सब कुछ जो है वो सरकार निर्धारित करती है कि क्या चीजें कैसे कैसे होंगी। दूसरी जो इकोनॉमी होती है उसको बोलते हैं फ्री इकोनॉमी।
ठीक है, जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी बोला जाता है। और तीसरी जो है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, फ्री होती हैं, यानी कि सरकार जो है वो सिर्फ दो चीज़ें करेगी, बेसिक सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखेगी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनके लिए आप फ्री हो, जो मर्जी करो। सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी में हर चीज़ जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, सरकार के द्वारा। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का मिक्सचर होता है, सरकार और फ्री, जैसे कि इंडिया में फॉलो किया जाता है, मध्य मार्ग को इंडिया फॉलो करता है। क्लियर ऑन दिस। अब ये बताओ मुझे एक चीज़ सिंपल सी, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें, अगर इकोनॉमी इसको लार्ज लेवल पे देखें और ये देखें कि वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें जो है, अगर मान लो सरकारें जो है वो रेगुलेट कर रही हैं चीज़ों को, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, तो क्या एक्चुअल में ये सही प्रैक्टिस होगी? नहीं। ठीक है, सही प्रैक्टिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाकी देशों के लोगों की साइकोलॉजी को कौन इम्पैक्ट कर रहा है? किसी और देश के लोग। तो इस वजह से देश जो है वो उनके ऊपर सॉवरेनिटी का एक तरह से इशू आ गया। अब इसी चीज के चलते जो है वो जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता, और ये बोला जाता है कि यूएस के द्वारा कि ये करेंसी वॉच लिस्ट जो निकाली जाती है उसमें देशों के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, और एलिगेशन बेसिकली ये लगाए जाते हैं कि ये वाला देश जो है ये उस करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है। और उस करेंसी को मैनिपुलेट कैसे कर रहा है? उस करेंसी को डी वैल्यू किया जा रहा है। अब जैसे ही वो करेंसी डी वैल्यू होती है, हमारे देश के लोग उस चीज से इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या सस्ता हो जाता है, फिर इम्पोर्ट सस्ता हो जाता है, और उसी चीज के चलते जो है वो लोग ज्यादा मंगवाना शुरू कर देते हैं। और उसी चीज के चलते हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट होता है वो जो है वो डेफिसिट में चला जाता है। और जिस देश से मंगवाया जा रहा है उस देश की जो एक्सपोर्ट है, उस देश का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, और वो जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डाल देता है। तो इस तरीके की बातें जो है वो की जाती है। अब आप पूछोगे कि सर इंडिया भी फिर तो वॉच लिस्ट में आना चाहिए। ठीक है, कि अगर इंडिया जो है वो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है, यानी कि इंडिया भी चीज़ों को करेगा ऊपर नीचे। एक्सचेंज रेट जो है वो इंडिया का अगर 60 से 80 के बीच में है, तो वो उसको जो है वो नॉर्मल रहने देगा। अगर मान लो उसमें कोई चेंजेस आ रही है, 80 से ऊपर चला गया, 60 से नीचे आ गया, तो उस केस में इंडिया भी इंटरवीन करेगा। तो इसका आंसर है यस। यूएस की जो करेंसी वॉच लिस्ट निकाली जाती है उसमें इंडिया को भी 2018 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो लगातार ये चीज़ें जो है वो चलती रहती है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम, अब डी वैल्यूएशन क्या होता है ये समझ आ गया, डेप्रिसिएशन क्या होता है समझ आ गया। इसमें सिंपल सा एक अगर अक्षर लिखना हो कि इसका मीनिंग जो है वो कैसे याद रखना, वो आप ऐसे याद रख सकते हो, जीओआई यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या आरबीआई जो है वो इसको रेगुलेट करेगा। इस केस में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई जो है वो इन दोनों चीजों को रेगुलेट करते हैं। क्लियर ऑन दिस। और अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होती है, करेंसी का लगातार नीचे गिरना, इसको बोलते हैं करेंसी का लगातार नीचे गिरना। इसकी एक एग्जांपल लिख लेना आप साइड में। क्लियर ऑन दिस। अगर कोई पूछे कि सर इसके बेनिफिट्स क्या है, तो इसके बेनिफिट्स जो है वो आप लिख सकते हो। अब क्या बेनिफिट्स होंगे? पहला बेनिफिट ये होगा कि हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, जिसके चलते हम जो है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर हम मान लो डेफिसिट की सिचुएशन में चल रहे हैं, हमारा जो है अगर एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, हम मंगवाते ज़्यादा है, भेजते कम है बाहर वाले फॉरेन देशों में, और अगर हमने करेंसी को जो है वो बहुत कम गिरा दिया, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई हमारी करेंसी, तो उस चीज़ के चलते हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। डी वैल्यू के केस में, डेप्रिसिएशन के केस में तो मनी एंड सप्लाई ही कर रहा है उसको चेंज, उस केस में कोई चेंजेस नहीं आ रही। ठीक है, तीसरी चीज इससे क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया हमारा, किसमें, सरप्लस में आ गया, बैलेंस हो गया, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन जो है वो आ जाता है। क्योंकि जीडीपी का बेसिक फॉर्मूला हमने क्या देखा था, हमने फॉर्मूला देखा था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये फॉर्मूला होता है किसका, जीडीपी का। ठीक है, तो इस तरीके से बोला जा सकता है कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन का क्या प्रोसीजर होता है, ये हमने सारा समझ लिया, रेगुलेट एंड ऑल। क्लियर ऑन दिस।
अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर आपने एक और वर्ड बोला था जो था रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन। क्या दो अक्षर बोले थे मैंने? रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन। अब इसको थोड़ा सा समझाइए, ठीक है। और अगर बोले कि इसको मीनिंग क्या होगा, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। रीवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है? रीवैल्यूएशन का मीनिंग होता है जब करेंसी जो है वो क्या होनी शुरू हो जाए, स्ट्रांग होनी शुरू हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल दी थी कि 85 रुपीज़ में हमें क्या मिल रहा है, 1 US डॉलर मिल रहा है। और अगर ये सेम चीज़ जो है ये 60 पे आ जाए, 60 रुपीज़ पे करने के बाद हमें 1 US डॉलर मिले, तो इस केस में क्या हुआ, हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी, हमारी करेंसी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो इस केस को जो है वो क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन के पीछे हाथ किसका होता है मेजरली? आरबीआई का हाथ होगा या फिर गवर्नमेंट ऑफ दैट नेशन, उस देश की सरकार का हाथ इसमें होगा। क्लियर हुआ आपको? रीवैल्यूएशन के केस में क्या होगा। नेक्स्ट आ गया एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन एक अच्छी चीज है। या अब एप्रिसिएशन के केस में क्या होगा, करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो रही है और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस का। किसका? डिमांड और सप्लाई फोर्सेस का। अब एक चीज देखो, अगर सरकार ने ये चेक करना है कि हमने मान लो एक पॉलिसी अपनाई, गवर्नमेंट ने मान लो आत्मनिर्भर भारत के तहत कोई स्कीम जो है वो लेके आई सरकार, और उस स्कीम में जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्कीम्स थी, यानी कि कुछ ऐसी स्कीम चलाई जा रही थी जो स्कीम्स के चलते भारत जो है वो एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी के रास्ते पे चल पाए, या फिर भारत जो है उसका जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाए, या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कोई स्कीम चलाई गई है। और अगर उस समय सरकार कोई इंटरवेंशन ना करे, आरबीआई कोई इंटरवेंशन ना करे, और ये हमें पता लग जाए कि हमारी करेंसी जो है वो क्या हो रही है, उसकी एप्रिसिएशन हो रही है, तो हम उस स्कीम्स की इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं कि वो स्कीम जो है वो कितनी इफेक्टिव है हमारा, क्योंकि जैसे ही एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा वैसे ही डिमांड और सप्लाई फोर्सेज में शिफ्ट आएगा। और अगर हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया तो उस चीज में देखो क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है तो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हमारा मान लो यहाँ पे कौन सी ये दो होती हैं, ये कौन सी लाइन है, इसको बोलते हैं इंपोर्ट, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। मान लो सरकार जो है वो एक ऐसी पॉलिसी लेके आई जिसके चलते जो है वो हमारे क्या इंक्रीज हो गए, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए। अब अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे तो ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ। अब इसी चीज के चलते जो है इधर वाली शिफ्टिंग देखी जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या मेजर करते हैं, करेंसी, यहाँ पे फॉरेन करेंसी। अब एक चीज देखो, पहले जो इक्विलिब्रियम था वो ये था, यानी कि इतने पैसे देके हमें उस देश की इतनी करेंसी मिलती थी। अब वो कम हो गया, यानी कि अब हमें कम पैसे फॉरेन देश के लेके ही उस देश की ज्यादा करेंसी मिल सकती है, यानी कि फॉरेन की जो करेंसी है वो उसकी वैल्यू कम हुई, ठीक है। और इसी चीज को जो है वो क्या बोला गया कि ये क्या होगी, करेंसी एप्रिसिएशन होगी। एप्रिसिएशन की एप्लीकेशन समझ आई आपको? मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो कोई स्कीम चलाई और उन्होंने ये चेक करना कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। उसको चेक करने के लिए जो है अगर वो ये देख ले कि हमारी करेंसी जो है वो कितनी अप्रिशिएट हो रही है और उसके बेसिस पे जज करें तो ये अच्छा होगा। प्लस ये है कि यदि हमारे देश में अप्रिसिएशन होती है, यदि हमारे देश में क्या होता है, अप्रिसिएशन होती है, इसका मीनिंग ये होता है कि ग्लोबली हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो रही है। अब एक सिंपल सी चीज और समझिए, अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो आने फॉरेन देशों से जो आने वाली एफडीआई है, एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो वो एफडीआई है तो वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश की करेंसी जो है वो स्टेबल है, ज्यादा अच्छी है, तो लोग जो हैं वो उसकी तरफ इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक और चीज होगी, अब आप पूछेंगे कि सर एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, ठीक है। एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन, दोनों में से अच्छा कौन सी चीज है, एज अ नेशन हम कैसे जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ये एक पहली चीज तो ये है कि ये डिबेटेबल इशू है, ठीक है, कि एक देश को कैसे अपनाना चाहिए। लेकिन
अधिकतर इकोनॉमिस्ट का जो है वो ये मानना है, अपने पर्सनल व्यूज नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट के द्वारा ही चीजें बताई गई हैं, जो कि अलग अलग बुक्स में जो है वो बता रखी है। ठीक है, अब उसमें ये बोला जाता है मेजरली कि जीडीपी का फॉर्मूला होता है C+I+G+X-M, यही फॉर्मूला होता है। इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये बोला जाता है कि इनिशियल फेज में आप ये कर सकते हो कि अपनी करेंसी को जो है वो खुद ही डी वैल्यू कर दो। अगर आप मान लो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हो और आप ग्लोबली जो है वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं हो, आप एक डेवलपिंग इकोनॉमी हो, तो उस केस में आप अपनी करेंसी को क्या करना शुरू कर दो, डी वैल्यू कर दो। अब अगर आप अपनी करेंसी को डी वैल्यू करोगे तो होगा क्या कि आपकी जो करेंसी है ये कम होनी शुरू हो जाएगी, और इसी चीज के चलते जो है वो आपका कैसे भी करके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा ये वैल्यू में जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो है ओवरऑल जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और देश जो है उसकी जीडीपी की फिगर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये बोला जाता है। अब अगर मान लो हम यहाँ से निकल के जो है वो मान लो डेवलप्ड नेशन की सूची में जो है वो आ गए, डेवलप्ड नेशन की लिस्ट में हमारा नाम जो है वो आता है। ठीक है, अब उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में जो है गवर्नमेंट को पॉलिसीज लानी चाहिए और फिक्स्ड, ओ सॉरी फिक्स नहीं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करना चाहिए, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करके जो है सिर्फ सप्लाई सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि जो ग्रोथ है वो कैसे होगी। उस समय जो है वो चीजें मैनिपुलेट करना या खुद रेगुलेट करना बंद कर देना चाहिए। तो ये आपको क्रोनोलॉजी जो है वो समझ आ गई कि किस समय तक हमें करना चाहिए। ठीक है, बाकी ये है कि वॉच लिस्ट में अगर नाम आता है तो उस केस में ये भी उस देश को देखना चाहिए। अगर मान लो कोई देश जो है वो हमारा करेंसी वॉच लिस्ट में नाम जो है वो दे देता है, अब उस केस में ये भी चीज़ कंसिडरेबल है या कंसीडर करनी चाहिए कि क्या उस देश का एक्सपोर्ट जो है वो उतना है, क्या वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, क्या वहाँ पे पर कैपिटा इनकम इतनी है। अगर वो ऐसी चीज़ें ना करेंगे, अगर ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे तो एक्चुअल में वो तो पहले ही पीछे हो गए। ठीक है, क्लियर ऑन दिस। अब डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, इन चारों चीजों में जो है वो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ये बताइए ये कौन करता है, डेप्रिसिएशन कौन करता है? ऑप्शंस है, मार्केट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई। ये कौन करता है? ये मार्केट करती है। और एप्रिसिएशन ये भी मार्केट के द्वारा किया जाता है। ये गवर्नमेंट उस देश की या सेंट्रल बैंक, ये भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब अगली चीज अगर पूछे कोई क्वेश्चन कि इन दोनों चीजों के चलते जो है वो क्या होता है, इन दोनों चीजों के चलते जो है वो पहली चीज एफडीआई आएगी, हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होगी। हमारी क्या स्ट्रांग होगी? करेंसी स्ट्रांग होगी। तीसरी चीज ये होगी कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया की जो इफेक्टिवनेस चेक करनी है, हमने कोई पॉलिसी अगर सरकार लेके आई है तो उसकी इफेक्टिवनेस को जो है वो इसके थ्रू चेक किया जा सकता है। और इसकी जो है मेजर बेनिफिट क्या होगा? पहला बेनिफिट ये होगा कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किस में आ जाएगा? बैलेंस में आ जाएगा, या डेफिसिट में अगर चल रहा है तो सरप्लस में आना शुरू हो जाएगा। तीसरा ये होगा कि हमारी जीडीपी फिगर्स में जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ का जो है वो आंसर आपको कर पाए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, अब जो नया कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है? हम ये देखेंगे, चार चीजें होती हैं बेसिकली। पहला होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तीसरे नंबर पे होता है रियल एक्सचेंज रेट,
और फोर्थ नंबर पे क्या होता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसमें ये समझेंगे कि सर नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में क्या फर्क होता है। इसको आगे एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझिए कि यहाँ से जो है वो स्टार्टिंग होती है और वहाँ जाके एवोल्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। अब इसी चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। बेसिकली नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, हमें अपनी करेंसी के, हमें अपनी खुद की करेंसी के कितने पैसे देने पड़ते हैं फिर जाके एक फॉरेन की करेंसी हमारे पास आती है। अगर उस चीज़ का हम कैलकुलेशन करें तो उसको बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर मान लो 70 रुपीज, ठीक है, अगर मान लो ₹70 इज इक्वल्स टू 1 USD। क्या बोला मैंने, 70 रुपीज इज इक्वल्स टू $1। तो इस केस में एक्सचेंज रेट जो है, यानी कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो क्या हो गया, नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया 70 रुपीज का। क्लियर ऑन दिस, इसको बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। यानी कि जो डोमिनेटिंग करेंसी है उसी को एकमात्र सहारा मानना और उस डोमिनेटिंग करेंसी के कंपैरिजन में खुद का एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना और उसको बताना कि हमारा एक्सचेंज रेट इतना चल रहा है, उसको बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। लेकिन इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट के द्वारा सवाल उठाए गए। सवाल बेसिकली जो है वो आप भी सोचोगे। पहला क्वेश्चन इस पे ये उठाया गया कि सर US डॉलर ही क्यों, बाकी देशों से भी तो हमारा व्यापार होता है, तो आप US डॉलर के साथ ही उसको संबंधित क्यों अपना एक्सचेंज रेट जो है वो निकाल रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज ये निकाली गई कि उसमें अगर कोई फ्लक्चुएशन आएगी तो आपके एक्सचेंज रेट में भी फ्लक्चुएशन आएगी। और किसी भी एक देश के साथ अपना कंपैरिजन करके ये निकालना कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये एक्चुअल में गलत है। सब देशों के साथ करो। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे जो है वो लेके गए और इकोनॉमिस्ट एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए जिसको बोला जाता था नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्या बोला जाता था, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में बेसिकली क्या होता था कि एक देश का जो है, पहले ये कैलकुलेट किया जाता था कि उसका व्यापार किसके साथ है। मान लो एक देश के साथ उसका 60% का व्यापार है, US के साथ मान लो 30% जो है वो जापान के साथ है और 10% जो है वो UK के साथ है। अब बेसिकली कैसे इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैसे निकाला जाएगा, इसमें इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को फॉलो कैसे किया जाएगा। एक्सचेंज रेट को निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तीनों देशों की करेंसी को लिया जाएगा। जैसे मान लो US की जो करेंसी है वो 70 रुपीज के अराउंड चल रही है। कितनी चल रही है, 70 रुपीज के अराउंड चल रही है। और जापान की करेंसी मान लो 50 रुपए के बराबर चल रही है और UK की करेंसी 90 रुपीज के बराबर चल रही है। अब इनकी जो करेंसी की वैल्यू है, जो हमने इंडियन रुपीज पे करने हैं इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया जाएगा कि इनका कितने प्रतिशत व्यापार होता है इंडिया के साथ। अब उन सबको जो है वो प्लस किया जाएगा, यानी कि एक बास्केट ऑफ करेंसी ली जाएगी और उस करेंसी में ये देखा जाएगा कि हम किसके साथ कितना व्यापार करते हैं और उसको जो है एड ऑन करके एक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालेंगे और उसके कंपैरिजन किया जाएगा कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो ये चल रहा है, एग्जैक्ट मायने में ये चल रहा है। अब आप बोलोगे कि सर बात तो ठीक है कि जो एवोल्यूशन हुई, पहले जो है वो सिर्फ एक करेंसी के साथ ही हम सीमित थे और उसके बेसिस पे ही जज किया जा रहा था। लेकिन अब जो है हम जिन लोगों के साथ व्यापार करते हैं उनके साथ हमें जज किया जा रहा है, उनके साथ हमारा कंपैरिजन हो रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, ये तो यही होना चाहिए, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होना चाहिए। अब कुछ देर बाद जो है वो इस कॉन्सेप्ट के आगे भी एक चीज आ गई जिसको बोला जाने लगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्या बोला जाने लगा, रियल एक्सचेंज रेट और उसके बाद आया था रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट में बेसिकली क्या होता था, ध्यान से समझिए। रियल एक्सचेंज रेट के केस में क्या होता था, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ US की करेंसी को फॉलो किया तो वहां पे भी जो है वो एक ही देश को जो है कंपैरिजन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सामान के बदले कितना सामान लिया जा सकता है उसको जो है वो काउंट में लेके आएंगे। यानी कि यहाँ पे जो है रियल एक्सचेंज रेट के केस में क्या होने लगा,
इन्होंने इन्फ्लेशन को भी काउंट करना शुरू कर दिया। इन्होंने ये देखना शुरू कर दिया कि इन्फ्लेशन उस देश में क्या चल रही है, और उस देश की इन्फ्लेशन के साथ अगर निकाला जाएगा हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाऊं कि मैं 50 रुपये आपको यहाँ पे दे देता हूँ, और उस 50 रुपये में मान लो आप एक वक्त का खाना अच्छे से खा लेते हैं। और अगर यूएस में जो है मान लो उसी यहाँ पे इंडिया के केस में मैंने आपको कितने पैसे दिए थे, 50 रुपीज, ठीक है। अब यूएस में मैंने आपको कितने पैसे दिए, $1। अगर मान लो यहाँ 50 रुपये में आपने जो है वो खाना खाया, और वही खाना जो है वो आपने यूएस में भी $1 में खा लिया, तो इनका रियल एक्सचेंज रेट का सिंपल सा ये कहना है कि 1 USD जो है वो बेसिकली 50 के बराबर हुआ। क्योंकि इन्फ्लेशन को भी तो काउंट करना चाहिए, उस देश में इन्फ्लेशन क्या चल रही है। मान लो एक्सचेंज रेट जो है वो ऊपर नीचे चल रहा है और वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाऊं, आपको अगर 1 रुपये में यहाँ पे कुछ मिल सकता है, 1 रुपये में पानी मिल सकता है, खाने की कोई चीज़ मिल सकती है। लेकिन आपने सुना होगा यूएस में, अगर कोई मूवी में देखा होगा कि वो पूछता है इसका प्राइस कितना, तो बोलता है $1, $2, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में देखें तो वो इन्फ्लेशन को भी तो काउंट करना चाहिए कि उस देश में इन्फ्लेशन क्या चल रही है। अब अगर इन्फ्लेशन को काउंट करके निकाला जाए तो उसको नाम दे दिया जाता है रियल एक्सचेंज रेट। क्या नाम दे दिया जाता है, रियल एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल समझ आई, ये समझ आया कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया। और अगली चीज है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सिमिलरली जैसे हम यहां से यहां जंप किए थे, वैसे ही रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के केस में क्या होगा कि n नंबर ऑफ जो है वो नेशंस को लिया जाएगा जिनके साथ इंडिया जो है वो क्या है, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, और उन देशों की जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का लेवल है उस अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करेंगे, और उससे ये निकालेंगे कि भारत की जो एक्सचेंज रेट की स्थिति है वो क्या है। इसको बोलते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, और हम आंसर कोशिश करेंगे कि उसका आंसर जो है वो कर पाएँ जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाए। और इस लेक्चर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी हमारे इंडिया में इसका फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, अगर यूपीएससी नहीं भी करना और इन चीज़ों की नॉलेज आ जाए तो उसमें क्या ही गलत है ना। और इन चीज़ों की नॉलेज जो है हम किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस में एंड ऑल। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए ये डिस्कस करते हैं कि सर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होती है। जो चीज़ें मैंने करवाई थी उन्हीं को लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मल वे में मैंने आपको बहुत कॉमन लैंग्वेज में ये सब चीज़ें समझाई थी ताकि आपको समझ आ पाए, ठीक है। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होती है, इट इज़ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू दी अनदर करेंसी। एक करेंसी का इंक्रीज होना दूसरी करेंसी के रिलेशन के साथ, इसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। क्लियर ऑन दिस। अगली चीज़ हमने क्या देखी थी, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होती है। fall in the value of one currency with respect to another currency is known as the depreciation। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन वन एंड द सेम थिंग होती है, ये भी हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, और इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर कौन कौन बता सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ द इंडियन रुपीज। ठीक है, कहते हैं मान लो इंडियन रुपीज जो है वो स्लाइड कर रहा है, यानी नीचे आ रहा है, उसकी क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रही है। अब कौन सी ऐसी चीज है जो आरबीआई या सरकार के द्वारा बहुत ही कम या बिल्कुल यूज नहीं की जाएगी इस चीज को रोकने के लिए। पहली चीज है, हाँ पहली चीज ये है कि अगर हम नॉन एसेंशियल आइटम्स का जो इम्पोर्ट है, नॉन एसेंशियल आइटम्स यानी कि जो फालतू की आइटम्स हैं उनको अगर मंगवाना हम कम कर देंगे, ये किया जाएगा, ऑब्वियसली ये किया जाएगा, तो ये नहीं होगा। इनकरेज इंडियन बोरिंग टू इशू रुपीज, हाँ अगर हम मसाला बॉन्ड्स इशू करेंगे तो ये भी किया जाता है ताकि हमारा जो है वो उसमें आ जाए, बैलेंस में आ जाए। ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग को जो है वो और इजीनेस से दिया जाएगा, नहीं। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अब एक चीज देखिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का भी फॉरेन से लेना देना है, मसाला बॉन्ड्स का भी लेना देना है, ठीक है, इंपोर्ट्स का भी लेना देना है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का फॉरेन बीओपी या एक्सचेंज रेट से क्या लेना देना। तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर। ये मनी एंड बैंकिंग में हमने देखा था। तो देखिए 2019 है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, और यूपीएससी ने कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है। इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं पूछे जाते। तो अभी और इवन ये भी है कि मेजरली 6 या 7 लेसन है जो आपको अच्छे से करने हैं, मनी एंड बैंकिंग, फिजिकल पॉलिसी, ये सब मिला मिलू के। अब उसी चीज़ को अगर आप रिवाइज करेंगे ना, और क्वेश्चंस अगर आप 550 से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं सिर्फ इकोनॉमिक्स के, तो बहुत मुश्किल है कि आपका इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन हो वो सॉल्व ना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन यानी कि करेंसी को सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा नीचे किया गया है, ऑफ ए करेंसी इज दैट इट नेसेसरी। ठीक है, डीवैल्यूएशन का इफेक्ट पूछ रहे हैं बेसिकली कि क्या होगा। ठीक है, improves the competitiveness of domestic export in the foreign market। जो हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि फॉरेन देशों में भेजते हैं, उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा कंपटीशन देखा जाएगा, उन चीज़ों को बेचना जो है वो और इजी हो जाएगा। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर हमने डी वैल्यू किया है, डी वैल्यू का मेजर मकसद ही ये होता है कि हमारा एक्सपोर्ट अच्छा हो पाए, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कंपटीशन कर पाए फॉरेन मार्केट में अच्छी चीज़ों के साथ। तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नहीं, ये गलत है। जब आपको याद होगा कि जब हमने डिस्कस किया था रीवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन, उस समय मैंने बोला था कि डोमेस्टिक करेंसी जो है वो फॉरेन मार्केट में उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो ये ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। बैलेंस को जो है वो ट्रेड बैलेंस, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 1 ही है जो सही आंसर है, बाकी जो दोनों हैं वो गलत है। ट्रेड बैलेंस को इम्प्रूव क्यों करना? अगर ट्रेड डेफिसिट हो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो इस वजह से बैलेंस जो इन्होंने यूज किया है तो ये नहीं होता। अगर यहाँ पे डेफिसिट लिखा होता फिर ज़्यादा सही होता, और इसका जो है वो 1 और 3 हो जाता। तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आ गया था रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, पता है आपको। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है ये भी पता है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है इसके बारे में भी नॉलेज है। और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में एन नंबर ऑफ करेंसीज ली जाती हैं, रियल के केस में इन्फ्लेशन को भी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए, 2 एमसीक्यू हमने देखे, प्लस हमने जो आज कॉन्सेप्ट देखने थे वो भी देख लिए। और यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से था कि रिसेंटली जो है वो ट्रेड वॉर चल रही है चाइना और यूएस की, और उसी के चलते जो है वो करेंसी को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर कोई फॉरेन देश अपनी करेंसी मैनिपुलेट करता है तो उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिए, और कल वाली क्लास में अगर किसी ने अच्छा आंसर दिया हुआ तो मैं उसको हाईलाइट करूंगा और बताऊंगा कि क्या आंसर है इसका। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। चलिए, थैंक यू।